मैं अपने बचपन के दोस्त की शादी अटेंड करने होम टाउन आया हुआ था। इतना बिजी था कि पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। बेस्ट मैन बना, गेस्ट को अटेंड किया, डेकोरेशंस में हेल्प की, मोबाइल देखने तक का टाइम नहीं मिला। रात को बस बैठकर खाने के कुछ निवाले ही खाए थे कि मेरी टीम की फीमेल कलीग सारा का कॉल बजने लगा। उठाते ही उसको दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए सुना, तुम कहाँ मर गए हो? प्रोजेक्ट की फाइल्स कहाँ रखी हैं? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और कहा, मैंने लीव ली है, होम टाउन में शादी अटेंड कर रहा हूँ। वो और ज्यादा भड़क गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो, क्या तुम काम को ऐसे ही छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें 24 घंटे फोन पर अवेलेबल नहीं रहना चाहिए? मैंने सीधा कॉल काट दिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता। कोई सठियाई हुई कलीग थी क्या? मार्क ने आंख मारी, एक मैं सब समझ रहा हूं वाले एक्सप्रेशन के साथ। आवाज सुनकर लगता है गुस्सा काफी बड़ा है। रायन, क्या तुमने उसके साथ कुछ ऐसा किया है कि उसे यूज करके छोड़ दिया हो? कमीने, मैंने हंसते हुए गाली दी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने 3 दिन की लीव ली है। ओए सिस्टम पर अप्रूव भी हो चुकी है। डिपार्टमेंट ग्रुप में भी बता दिया था। उसे खुद अभी फाइल नहीं मिल रही तो मुझ पर पागल हो रही है। ऐसा हाल है कि पूंजीपति भी सुन ले तो वो भी रो पड़े। मार्क ने अपना चिकन लेग खत्म किया, वो उंगलियां साफ की और बोला, तो तुमने ऐसे कॉल काट दिया? डर नहीं लगता कि वो तुम्हें परेशान करेगी? डर माई फुट। मैंने अपने मुंह का चिकन निकला। मैं वहां काम करने जाता हूँ, किसी का गुलाम बनने नहीं। दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी हो, भाई की शादी सबसे बड़ी है। और वैसे भी फोन स्विच ऑफ कर दिया है, क्या वो इंटरनेट के तार के अंदर से घुसकर मुझे मारने आएगी? ये कहकर मुझे लगा कि पूरी दुनिया शांत हो गई है। कानों में गांव वालों के शराब पीने और जश्न का शोर था। नाक में गांव के बड़े फंक्शन की खास महक थी, जो लकड़ी की आग और पकवानों की खुशबू से मिली हुई थी। बड़े लाल लालटेन आंगन के पुराने पेड़ पर लटके थे। उनकी रोशनी ने हर किसी के चेहरे को लाल और चमकीला कर दिया था। यही तो लाइफ है। रही बात उस सारा की जो सैकड़ों किलोमीटर दूर फोन पर चिल्ला रही है, उसे अकेले ही ब्लास्ट होने दो। सारा, हमारे प्रोजेक्ट टीम की लीडर, एक ऐसी औरत जिसके माथे पर हसल लिखा रहता है, जो खुद को और अपने कलीग्स को निचोड़कर 30 साल की होने से पहले डायरेक्टर की पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। उसका लाइफ का मोटो शायद ये है, और जब तक मैं सबसे ज्यादा मेहनत करती रहूंगी, केपीआई मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। और मैं रायन, एक ऐसा इंसान जो बस टाइम पर ऑफिस आना और जाना चाहता है, और छुट्टियों में जब तक नींद न खुले तब तक सोना चाहता है। यानी ये काम कॉर्पोरेट मजदूर। हम दोनों के सितारे मेरे और हमारी कंपनी के बॉस के सितारों से भी ज्यादा टकराते हैं। इस बार की लीव मैंने 15 दिन पहले ही अप्लाई कर दी थी। मार्क मेरा लंगोटिया यार है, बचपन से साथ बड़ा हुआ भाई। उसकी शादी में चाहे भगवान भी आ जाए, मुझे तो वापस आना ही था। सारा काम मैंने एकदम क्लियरली हैंडओवर कर दिया था। फाइल्स को कैटेगरीज में बैंड कर शेयर ड्राइव में रख दिया था। फोल्डर का नाम दिया था इमरजेंसी। मार्क की शादी के दौरान बैकअप फाइल्स। मैंने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा दी थी। शादी की दावत बहुत जोश और धूमधाम से चली। मुझे काफी ज्यादा शराब पिलाई गई। चक्कर खाते हुए मार्क और उसके मॉम डैड ने मुझे मेरे रूम तक पहुंचाया। ये वही रूम था जहां मैं बचपन में रहता था। दीवार पर 4 बड़े सुपरस्टार्स के पोस्टर्स लगे थे, जिनके कोने मुड़ गए थे। मैं बेड पर लेट गया। ब्लैंकेट धूप में सुखाया हुआ बिल्कुल नया लग रहा था, जिसमें से धूप की खुशबू आ रही थी। तभी मेरी नजर फोन पर गई। वीचैट मैसेजेस का बम फूट रहा था। मैंने कल रात सोने से पहले फोन ऑन कर लिया था और उसके बाद ये बात भूल गया। स्क्रीन पर सारा की प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर एक लाल रंग का 99 का मार्क बहुत चुभने वाला लग रहा था। मैंने उस पर क्लिक किया और जल्दी जल्दी स्क्रॉल किया। वो सब उसके अकेले के ही मैसेजेस थे। सारा, रायन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? कहाँ हो तुम? मुझे कॉल बैक करो। प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई है, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? बहुत बढ़िया। गायब होने का नाटक कर रहे हो ना? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मत सोचना कि लीव ले ली है तो सब ठीक है। अगर तुम नहीं मिले तो मैं तुम्हारे होम टाउन आकर तुम्हें ढूंढूंगी। मैंने एचआर से पूछा है, तुम्हारा होम टाउन स्मिथविल है ना? इंतजार करो। आखिरी मैसेज भेजने का टाइम था आज सुबह 6 बजे। मैंने खिड़की के बाहर देखा, धूप निकल आई थी और काफी ऊपर आ चुकी थी। क्या वो सच में आ गई होगी? मेरा दिल एकदम से बैठ गया, लेकिन फिर तुरंत मुझे लगा कि ये इम्पॉसिबल है। ये औरत भले ही पागल है, पर इतनी भी पागल नहीं हो सकती, है ना? हमारी कंपनी जिस ए सिटी में है, वहां से हमारे इस छोटे से गांव तक आने के लिए पहले हाई स्पीड ट्रेन, फिर बस और फिर ऑटो रिक्शा लेना पड़ता है। ये सब करने में 7-8 घंटे से पहले कोई नहीं पहुंच सकता, सिर्फ एक फाइल के लिए जो उसे मिल नहीं रही थी। इतनी दूर आना, चांसेस यही हैं कि वो सिर्फ डरा रही थी। मैंने उबासी लेते हुए उसे एक रिप्लाई कर दिया। फाइल्स शेयर ड्राइव में है, इमरजेंसी मार्क शादी के दौरान बैकअप फाइल्स वाले फोल्डर में। लिंक मैंने पिछले हफ्ते बुधवार दोपहर 4:15 पर तुम्हें भेज दिया था। ये भेजने के बाद मैंने फोन एक साइड फेंक दिया और उठकर ब्रश वगैरह करने लगा। आंगन में मार्क जमीन पर उकड़ू बैठा हुआ था और अपनी माँ के साथ बीन्स तोड़ने में मदद कर रहा था। मुझे बाहर आते देखकर उसने एक शैतानी हंसी हंसी। उठ गए? कल रात तो सुअर की तरह सो रहे थे। जल्दी आओ, भाभी ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रखा है। बड़े मीट बंस हैं। मैंने एक कटोरी पॉरेज उठाया और उन 2 बड़े मीट बंस के साथ उसके बगल में बैठ गया। मेरी वो कोलीग कह रही है कि वो हमारे गांव तक आ जाएगी। मैंने खाते हुए कहा, हाँ
मार्क के हाथ से बीन्स गिर गए। सच में या मजाक कर रहे हो? वही जो कल वाली थी। हाँ, कह रही कि प्रोजेक्ट की फाइल्स नहीं मिल रही हैं। मार्क के चेहरे पर एकदम हैरानी वाले एक्सप्रेशंस थे। सिर्फ एक बकवास फाइल के लिए? वो पागल है क्या? तुम शहर वाले लोग क्या सब ऐसा ही सोचते हैं? वो थोड़ा रुका और फिर से वही गॉसिप वाले एक्सप्रेशंस बना लिए। कुछ तो गड़बड़ है, इसके पीछे जरूर कोई बात है। एक औरत सिर्फ एक फाइल के लिए हजारों मील का सफर करके तुम्हें ढूंढने आएगी। रायन, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है और जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हो? मेरी एक घूंट पॉरिज मुंह से बाहर निकलने ही वाली थी। क्या तुम्हारे दिमाग में इन सब के अलावा कुछ और भी आता है? वो बस एक प्योर वर्कहॉलिक है। उसको हर चीज कंट्रोल करने की आदत है। उसकी नजरों में धरती उसके बिना घूमना बंद कर देगी और प्रोजेक्ट उसके बिना बर्बाद हो जाएगा। मार्क ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं नहीं मानता। एक नॉर्मल औरत ऐसा काम नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि वो तुमसे सीक्रेट प्यार करती हो और तुम्हें पा नहीं सकती तो तुम्हें बर्बाद करना चाहती हो। मैंने अपनी आंखें घुमाई। मेरी उससे आगे बहस करने की कोई हिम्मत नहीं थी। लेकिन हम दोनों की बातें एक एक शब्द के साथ बगल में उन सारी आंटीज के कानों तक पहुंच गई थी जो वहां सब्जियां तोड़ रही थीं। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। मुझे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक बहुत बड़ा तूफान जो मेरी 20 साल से ज्यादा की सिंपल लाइफ को पूरी तरह से पलट देगा, मार्क के उस ड्रामेटिक अंदाजे के इर्द गिर्द तेजी से बन रहा था। जैसे पंख लगाकर उड़ने लगी। गांव में खबर फैलने की स्पीड 5G से भी ज्यादा तेज होती है, खास तौर पर ऐसे मौकों पर जब पूरा गांव शादी की दावत खाने के लिए बाहर निकला हो। एक छोटी सी भी हवा की खबर गॉसिप करने वाली आंटीज के मुंह से आते ही एक ब्लॉकबस्टर ड्रामे में बदल जाती है। मेरी और मार्क की बातें थोड़ा मसाला लगने के बाद दोपहर तक आते आते कुछ इस तरह बन चुकी थी। सुना तुमने? रायन ने शहर में एक लड़की फंसा ली है और वो बहुत खतरनाक है। एक फीमेल बॉस है। रायन इस बार जो वापस आया है वो छुप क्यों रहा है? मैंने मार्क की बीवी की दूसरी मौसी से सुना है कि वो औरत प्रेग्नेंट हो गई है और रायन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए भागकर वापस आ गया है। ओ माय गॉड, ये बच्चा दिखने में कितना शरीफ लगता है। इसने ऐसा काम कैसे कर दिया? मैं गांव के एंट्रेंस के पास एक छोटी सी दुकान पर सिगरेट खरीदने गया था जब मैंने ये अजीबोगरीब अफवाहें सुनी। दुकान की आंट मैरी एक हाथ से मुझे सिगरेट दे रही थी और बहुत दुख भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। रायन, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रही। बाहर शहर में मेहनत करना आसान नहीं है, लेकिन एक इंसान को जिम्मेदार होना चाहिए। जब उस लड़की ने तुम्हारा साथ दिया है और ऊपर से वैसा भी हो गया है तो तुम्हें आखिर तक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसे शहर में अकेला छोड़कर खुद भागकर वापस आ जाना, ये किस तरह का काम है? मेरी सिगरेट पकड़े हुए उंगलियां एकदम सुन्न पड़ गईं। आंट मैरी, आपको ये किसने बताया? ये खबर तो पूरे गांव में फैल चुकी है। आंट मैरी ने अपनी आवाज धीमी की। तुम चिंता मत करो, मेरा मुंह बंद है। तुम जल्दी से जाओ और उस लड़की को यहां ले आओ। हमारा गांव भले ही गरीब है, लेकिन 2 लोगों को और पालना, इतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। मुझे लगा कि मेरी कनपटी जोर जोर से फड़क रही है। ये सब क्या चल रहा है? मैंने समझाने की कोशिश की। आंट मैरी, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो बस मेरी एक कलीग है। ये सिर्फ काम से रिलेटेड मैटर है। आंट मैरी ने मुझे बीच में टोक दिया और सीरियस आवाज में बोली, अभी भी जबान लड़ा रहे हो? मेरी बात सुनो, ये सब अफवाहें हैं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। मेरी माँ गुस्से से कांप रही थी। पूरे गांव को पता चल गया है। तुमने मेरी इज्जत धूल में मिला दी है। मैं लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? तुमने हमारे खानदान की इज्जत को कहां छोड़ दिया है? मार्क भी भागता हुआ आया और मेरी माँ के सामने खड़ा हो गया। आंटी, आंटी, आप इतना गुस्सा मत होइए। रायन, जल्दी से अपनी माँ से माफी मांगो। मैं चाहे गंगा नहा लूं तब भी मेरे ऊपर से दाग नहीं हटेगा। मैं किस बात की माफी मांगू? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मार्क, ये सब तुम्हारे उस बकवास मुंह की वजह से हुआ है। मार्क का चेहरा एकदम मासूम बन गया। मैंने भी नहीं सोचा था कि बात ऐसी हो जाएगी। और इसी अफरा तफरी वाले माहौल के बीच मेरा फोन फिर से बजने लगा। मैंने उसे निकाल कर देखा। फिर से सारा की कॉल थी। मेरा हाथ कांप गया और मैंने लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। रायन, तुम्हें लगता है कि तुम गांव में छुप जाओगे और मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी? मैं ऑलरेडी तुम्हारे शहर आ चुकी हूं और अब मैं गाड़ी लेकर स्मिथविल आ रही हूं। मैं तुम्हें बता रही हूं, आज तुमने स्टारलाइट प्रोजेक्ट की फाइनल प्लानिंग फाइल मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सारा की वो तीखी आवाज फोन के स्पीकर के जरिए पूरे आंगन में साफ साफ गूंज गई। आंगन में अचानक से सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मेरे फोन पर टिक गईं और उसके बाद सब एक साथ मेरी तरफ घूम गए। उनकी वो नजरें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थीं। उनमें हैरानी थी, गुस्सा था, नफरत थी और थोड़ी थोड़ी दया भी थी। मेरी माँ के हाथ में जो डस्टर था वो पटकी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उनके होंठ कांप रहे थे। मुझे देखते हुए
फिर उन्होंने फोन की तरफ देखा। उनकी आंखें ऊपर की तरफ घूम गईं और वो सीधे पीछे की तरफ गिरने लगीं। आइयो समदन जी। मार्क की मां ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, सब खत्म हो गया। इस बार तो सच में सब खत्म हो गया। स्टारलाइट प्रोजेक्ट, गांव वालों के कानों में ये जरूर उस बच्चे का नाम लग रहा होगा। वो आ गई, वो सच में आ गई। मेरी मां का नाक के नीचे का हिस्सा काफी देर तक दबाने के बाद धीरे धीरे उन्हें होश आया। होश में आते ही सबसे पहला काम, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए आंसुओं के साथ बोली, रायन, मां तुझे नहीं मारेगी, ये मेरी ही गलती है। मेरे पास काबिलियत नहीं थी, जिस वजह से तुझे शहर में इतनी तकलीफें उठानी पड़ी। वो लड़की आवाज सुनकर लगती है कि काफी गुस्से वाली है। अगर वो आना चाहती है तो उसे आने दो। हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। माँ, मैंने आपको कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम अब कुछ मत बोलो। मेरी माँ ने मेरी बात बीच में टोक दी। स्टारलाइट नाम कितना अच्छा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए अच्छा लगेगा। मैंने समझाना पूरी तरह से छोड़ दिया। पूरी दोपहर हमारे घर में एक अजीब सा माहौल छाया हुआ था। मेरी माँ, मार्क की माँ और खबर सुनकर भागी आई कुछ आंटीज किचन में इकट्ठा हो गईं। एक तरफ सब्जियां काट रही थीं, दूसरी तरफ धीमी आवाज में फुसफुसा रही थीं। मैंने अपने कान खड़े करके सुनने की कोशिश की। मुझे धुंधला धुंधला मैटरनिटी रेस्ट, ब्राउन शुगर, अंडे और दहेज जैसे शब्द सुनाई दिए। वो सब ऐसे लग रही थीं जैसे किसी आने वाली गुस्से वाली बहू के लिए एक स्पेशल दावत की तैयारी कर रही हूँ। एक ऐसी दावत जो देसी गांव के अपनेपन वाली खतरनाक दावत से भरी हो। मार्क तो मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुका था, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया। उसका चेहरा बहुत सीरियस था। भाई, जब बात यहाँ तक पहुंच ही चुकी है तो और कुछ कहने का फायदा नहीं है। जब वो यहाँ आए, अपना बिहेवियर थोड़ा ठीक रखना, थोड़ा झुक जाना। हम पहले उसे शांत करेंगे, उसे और गुस्सा मत दिलाना। वरना अगर उसने हमारे गांव में आकर रोना धोना और फांसी लगाने का नाटक शुरू कर दिया तो हमारे स्मिथ विले की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने एक बेजान पुतले की तरह अपना सिर हिला दिया। मैं अब और क्या ही कह सकता था। मैं अभी जो भी कहूंगा उन लोगों के कानों में वो सिर्फ एक बहाना ही लगेगा। मैं तो अपनी जिंदगी पर ही डाउट करने लगा था। क्या सच में मैंने किसी ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में जहां की मेरी याददाश्त चली गई है, सारा के साथ कुछ कर दिया था? वरना ये बात इतनी ज्यादा अजीब कैसे हो सकती है? शाम के टाइम गांव के एंट्रेंस पर कुछ शोर मचने लगा। जो आंगन में सामान समेटने में मदद कर रहा था, टॉमी, वो गिरता पड़ता भागकर अंदर आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। आ गई, वो आ गई। रायन भैया, वो शहर से आने वाली औरत आ गई है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जिस बात का डर था, आखिर वो हो ही गई। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस शिकायत को फेस करने के लिए तैयार हो गया जो स्मिथ विले के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। मेरी माँ, मार्क के माँ बाप और एंगन में खड़े हुए वो सारे रिश्तेदार और दोस्त जो अभी तक नहीं गए थे। दर्जनों आंखें एक साथ मेरी तरफ घूमकर घूरने लगीं। उनकी नजरों में एक ऐसी फीलिंग थी जैसे एक बहादुर योद्धा जो निकल पड़ा है और कभी वापस नहीं आएगा। एक अजीब सी ट्रेजेडी थी उनमें। मैंने जोर लगाकर हिम्मत जुटाई और एंगन के दरवाजे की तरफ चला। अभी मैं दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था तो मैंने एक फिगर देखा जो तमाशा देखने वाले गांव वालों की भीड़ से घिरी हुई मेरी नजरों के सामने आ गई। सारा। उसने एक परफेक्टली फिटेड ब्लैक प्रोफेशनल स्कर्ट सूट पहना हुआ था और पैरों में 10 सेंटीमीटर लंबी हाई हील्स थीं। उसके बाल बहुत सफाई से पीछे बंधे हुए थे और चेहरे पर एक परफेक्ट मेकअप था। लेकिन ये सारी चीजें उसकी बिखरी हालत को नहीं छुपा पा रही थीं। हाई हील्स पर कीचड़ के निशान लगे थे। उसके सूट की स्कर्ट का निचला हिस्सा थोड़ा सिकुड़ चुका था और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में एक सिल्वर कलर का ट्रॉली बैग था। उसके पहिए गांव के ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों पर चलते हुए खट खट की रोती हुई आवाजें निकाल रहे थे। उसके फेस के एक्सप्रेशंस, ऐसा गुस्सा था जो कंट्रोल से बाहर था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी उन आंखों में से जैसे आग निकलने वाली थी। राय, उसने दांत पीसते हुए मेरा नाम पुकारा। लेकिन उसकी इस गुस्से से भरी आवाज का गांव वालों के कानों में पड़ने के बाद एक अलग ही मतलब निकल कर आया। ये कोई फाइल मांगने आई हुई औरत कहाँ लग रही थी। ये तो सीधे सीधे अपना प्यार का उधार चुकाने आई थी। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलता, मेरी माँ तेजी से छलांग मारकर आगे आई। वो मेरी तरफ नहीं भागी। सारा का गुस्सा बहुत बड़ी कंफ्यूजन से रिप्लेस हो गया। आप कौन हैं? मैं रायन की माँ हूं। मेरी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे आंगन के अंदर खींचने लगी और अपने दूसरे हाथ से बहुत प्यार से उसके हाथ को सहला रही थी। देखो, तुम कैसी बच्ची हो। अगर तुम्हें आना ही था तो इतना सारा सामान लेके क्यों आई? जल्दी करो। मार्क, अपनी दी का सूटकेस अंदर रख दो। मार्क एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर ओहो ओ करते हुए आगे बढ़ा और पत्थर बन चुकी सारा के हाथ से सूटकेस ले लिया। मेरी माँ सारा को लगभग खींचते हुए आंगन के अंदर ले आई। वो हाई हील्स,
जिनसे सारा शहर के बड़े बड़े ऑफिसों में एक दबंग बॉस की तरह चलती थी। इस गांव की कच्ची जमीन पर उसे एक एक कदम लड़खड़ाने पर मजबूर कर रही थी। आंटी, नहीं, मेरी बात सुनिए। सारा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अरे आंटी, क्या कह रही हो? कितना पराया सा लगता है। मेरी माँ की हंसी रुक नहीं रही थी। जल्दी बैठो, बैठो। एक छोटा सा लकड़ी का स्टूल सारा के पीछे खिसका दिया गया। सारा ने नीचे उस चिपचिपे स्टूल को देखा जिस पर पता नहीं कितने लोग बैठ चुके थे। उसके चेहरे पर साफ झिझक थी, लेकिन फिर भी वो अनकंफर्टेबल होकर बैठ गई। बैठते ही गांव की एक्साइटेड आंटीज ने उसे घेर लिया। बेटी, अभी तो तुम्हारा पेट बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए। हमारे गांव में और कुछ होना हो, पर देसी मुर्गी और अंडे बहुत हैं। तुम्हारी ये हील्स बहुत ऊंची हैं, बच्चे के लिए ठीक नहीं। मैं तुम्हारे लिए कपड़े के जूते लाती हूँ, बहुत आराम मिलेगा। सारा के चेहरे के एक्सप्रेशन कन्फ्यूजन से होते हुए शॉक, और फिर शॉक से होते हुए डर में बदल गए। उसने मदद मांगने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे चिल्ला रही थीं, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं किसी पागलों के जाल में फंस गई हूँ? मैं क्या करूँ? और मैं सिर्फ उसे एक बेबसी और माफ़ी भरी नज़र ही दे सकता था। सॉरी बॉस, बात यह नहीं कि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता, बात यह है कि मैं खुद यहाँ डूब रहा हूँ। रास्ता दो, रास्ता दो। चिकन सूप आ गया। मार्क की माँ किचन से एक बहुत बड़ा कटोरा लेकर बाहर आई। वो कटोरा पीले पीले चिकन सूप से ऊपर तक भरा था, जिसमें लाल खजूर और एक पूरा चिकन लेग तैर रहा था। सूप की खुशबू ने पल भर में पूरे आंगन को महका दिया। ये लो बेटी, गरम गरम पी लो। ये हमारे घर की पाली हुई 1 साल पुरानी मुर्गी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मार्क की माँ ने वो कटोरा सारा के सामने कर दिया। सारा का चेहरा हरा पड़ गया। वो एक ऐसी औरत थी जो अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। उसका लंच हमेशा उबला हुआ चिकन और सलाद होता था। तेल और फैट उसके लिए किसी शैतान से कम नहीं थे। और अब उसके सामने ये तेल से चमकता, भाप छोड़ता हुआ सूप रखा था जो उसकी नज़रों में जहर के बराबर था। आंटी, थैंक यू, पर मुझे भूख नहीं है, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। यह कैसे हो सकता है? मेरी माँ तुरंत नाराज़ हो गई। तुम्हें भूख नहीं है, पर स्टारलाइट को तो भूख लगी है ना। तुम अब अकेली नहीं हो, बच्चे के बारे में भी तो सोचो। स्टारलाइट, सारा की भौहें और तन गई। ये स्टारलाइट क्या है? अरे अब छुपाओ मत, बगल खड़ी एक आंटी ने तपाक से कहा। तुम दोनों ने फोन पर ही तो कहा था। स्टारलाइट प्रोजेक्ट, वाह क्या नाम है, कितना प्यारा और रोशन नाम है। सारा का मुंह धीरे धीरे खुला का खुला रह गया, जैसे वो बन गया। उसे शायद अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। उसने झटके से सिर घुमाया और मुझे घूरने लगी, और उस नजर में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि तू तो आज गया वाला मर्डरर लुक था। मैंने अपनी गर्दन सिकोड़ी और चुपचाप एक कदम पीछे हट गया। आंटी, सारा ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही हो। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई। अरे हम सब समझते हैं, सब समझते हैं। मेरी माँ ने बीच में ही टोक दिया और वो चिकन सूप वाला कटोरा उसके और करीब कर दिया। बेटी, मुझे पता है कि तू गुस्से में है। रायन की गलती है, वो बेवकूफ़ है। तू चिंता मत कर, मैं अभी उससे तेरे सामने घुटने टिकवाकर माफ़ी मंगवाती हूँ। लेकिन ये सूप तुझे पीना पड़ेगा, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो। पहले पेट भरना ज़रूरी है। चलो, बात मानो। सारा ने उस सूप को देखा और फिर मेरी माँ और उन आंटीज़ की उन नज़रों को देखा जो ना सुनने वाली ही नहीं थी। उसका वो कॉर्पोरेट बॉस वाला एटीट्यूड गांव के सीधे साधे लेकिन जिद्दी प्यार के सामने पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। अगर वो नहीं पीती तो वो उनकी बेइज्जती कर रही थी। अगर वो गुस्सा करती तो वो एक शहर से आई बदतमीज़ औरत बन जाती। वो सारा जो शहर की एक एलिट बॉस थी, प्रोजेक्ट लीडर थी, फ्यूचर डायरेक्टर थी, आज एक चिकन सूप के कटोरे के सामने बेबस हो गई थी। मैंने देखा उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और आखिरकार उसने हार मान ली। उसने वो कटोरा पकड़ा जो उसके चेहरे से भी बड़ा था और ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई जहर पीने जा रही हो। उसने चम्मच से धीरे से ऊपर का तेल हटाया, एक घूंट भरा, आंखें बंद की और सूप पी लिया। वाह, ये हुई ना बात। मेरी माँ और सारी आंटीज के चेहरों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। और मैं सारा को यूं तिल तिल कर मरते देख मेरे अंदर बहुत सारी खुशी उमड़ रही थी। करो मुझे ईमेल्स इग्नोर करने पर परेशान, करो मुझे बार बार कॉल्स, दो मुझे धमकियां। अब देखो हमारे गांव का जलवा। अब तुम्हें पता चलेगा कि पब्लिक प्रेशर क्या होता है। सारा आखिरकार वो पूरा सूप नहीं पी पाई। 2 घूंट पीने के बाद ही उसने अपना मुंह ढका और बोली कि उसे सफ़र की वजह से उल्टी आ रही है। लेकिन आंटीज के कानों में ये सीधा सीधा प्रेगनेंसी वाली उल्टी का पक्का सबूत था। अरे रे, इससे उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। हाँ हाँ, जब मार्क मेरे पेट में था तब मुझे भी तेल की महक से ऐसे ही उल्टी आती थी। बस फिर क्या था। सारा को मेरी माँ और मार्क की माँ ने किसी महारानी की तरह उठाया और सीधा मेरे उस रूम में लिटा दिया जहाँ सुपरस्टार्स के पोस्टर लगे थे। ये वही बिस्तर था जिस पर मैं बचपन से सोया था और आज ये हमारे खानदान की होने वाली बहू का स्वागत कर रहा था। आंगन में लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हुई।
तो मुझे मौका मिला और मैं खिसक कर कमरे में गया। सारा बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी जिंदगी से जैसे सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वो दीवार पर लगे पुराने पोस्टर्स को खाली नजरों से घूर रही थी। मुझे देखते ही वो स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ी हुई। उसने अपनी आवाज को धीमा रखा और दांत पीसते हुए बोली, रायन, मुझे अभी के अभी सब कुछ समझाओ। ये सब बकवास क्या है? मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैंने अपने हाथ फैलाते हुए मासूमियत से कहा, मैंने तो बस मार्क से इतना कहा था कि मेरी एक कलीग को फाइल्स नहीं मिल रही और वो यहाँ आ रही है। और फिर अफवाहों को पंख लग गए। कलीग? अफवाहें? सारा ने एक ठंडी हंसी हंसी। और वो स्टारलाइट प्रोजेक्ट वाला ड्रामा क्या था? क्या तुमने फोन पर चिल्लाकर नहीं कहा था कि वो एक प्रोजेक्ट का नाम है? प्रोजेक्ट का नाम? मैं लगभग रोने वाला था। बॉस, थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। कोई अपने बच्चे का नाम प्रोजेक्ट रखता है क्या? मुझे क्या पता था कि हमारे गांव वालों को नामों को लेकर इतनी अजीब गलतफहमी हो जाएगी। सारा पूरी तरह से पागल होने की कगार पर थी। तो अब हम क्या करें? बाहर जाकर देखो। तुम्हारी माँ और वो सारी औरतें मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे मैं कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूं। तो मैं क्या करूं? मैं खुद परेशान हूं। हम दोनों कमरे में ऐसे फुसफुसाकर लड़ रहे थे जैसे कोई अंडरकवर एजेंट्स हों। तभी दरवाजे से आवाज आई। मेरी माँ ब्राउन शुगर वाले पानी का एक गिलास लेके अंदर आई। हम दोनों को आंखों में आंखें डाले बात करते देख उनके चेहरे पर एक तसल्ली वाली स्माइल आ गई। हाँ, यही तो होता है पति पत्नी का रिश्ता। लड़ाई करो और फिर साथ हो जाओ। पर रायन, तू भी ना सारा को इतनी दूर अकेले सफर करने दिया। कितना रिस्क था। उन्होंने वो गिलास सारा की तरफ बढ़ाया। ये लो बेटी, ये पी लो, शरीर को गर्माहट मिलेगी। सारा ने उस गिलास को देखा। उसके एक्सप्रेशंस चिकन सूप वाले टाइम से भी ज्यादा देखने लायक थे। आंटी, मैं? पी लो। मेरी माँ की आवाज अचानक से सख्त हो गई, जिसमें ना सुनने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सारा ने मदद के लिए मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में इशारा किया। पी लो बॉस, पी लो, वरना आज तुम इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगी। सारा ने हार मान ली और धीरे धीरे घूंट लेकर पीने लगी। मेरी माँ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू मेरे साथ बाहर चल। मुझे लगा कि अब मेरी शामत आने वाली है। मैं चुपचाप उनके पीछे आंगन में गया। घुटनों के बल बैठ जा। मेरी माँ ने आंगन के बीचों बीच इशारा किया। माँ, मैंने कहा बैठ जा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि मुझे मजबूरन उस सख्त सीमेंट वाले फर्श पर घुटने टेकने पड़े। मेरे घुटनों में तेज दर्द हुआ। मेरी माँ ने मुझ पर उंगली उठाई और एक बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक भाषण शुरू कर दिया। रायन, तूने किसके साथ इंसाफ किया है? क्या तूने अपने मरे हुए बाप की इज्जत रखी? क्या मेरी उस मेहनत की इज्जत रखी जिससे मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया? शहर की एक इतनी अच्छी लड़की ने अपना सब कुछ तुझे दे दिया और तू अपना मुंह मोड़कर यहाँ भाग आया। क्या तू सच में एक मर्द है? मेरी माँ की आवाज इतनी तेज थी कि कमरे के अंदर सारा को एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा होगा। मेरे पास सफाई देने का कोई चांस नहीं था। मैं बस सिर झुकाए बैठा रहा। अंदर सारा भी पक्का शॉक में होगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अजीब और ड्रामेटिक सीन नहीं देखा होगा। मेरी माँ ने मुझे पूरे 10 मिनट तक सुनाया। बचपन में पड़ोसी के खेत से शकरकंदी चुराने से लेकर कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाने की बात छुपाने तक सब कुछ निकाल दिया। आखिर में शायद वो थक गई। एक लंबी सांस ली और बोली, ये बात ऐसे ही खत्म नहीं होगी। कल मैं मुखिया से मिलूंगी, पंचायत बैठेगी और कल ही तुम दोनों का रिश्ता पक्का होगा। दहेज, शादी की तारीख, सब तय होगा। हम इस लड़की के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये कहकर वो वहां से चली गई और मैं वहीं रात की ठंडी हवा में घुटनों के बल बैठा पूरी तरह सुन्न हो गया। तभी मुझे अंदर कमरे से शीशे का गिलास गिरने और टूटने की हल्की सी आवाज आई। मुझे लगा सारा पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं पूरे आधे घंटे तक आंगन में घुटनों के बल बैठा रहा, जब तक कि मार्क से देखा नहीं गया और उसने आकर मुझे उठाया। भाई, बुरा मत मानना, उसने मेरे घुटनों से धूल झाड़ते हुए कहा। पर आंटी अपनी जगह सही है। जब बात इतनी बढ़ गई है तो उस लड़की को कोई जवाब न देना गलत ही होगा। मैंने उसे घूर कर देखा। तू अपना मुंह बंद रखेगा। मैं लंगड़ाते हुए वापस कमरे में गया। सारा अभी भी बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी पोजीशन बिल्कुल नहीं बदली थी। उसके हाथ में उसका फोन था, स्क्रीन ऑन थी और वो कुछ देख रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत अजीब थे। ना उसमें गुस्सा था, ना डर, बस एक ऐसा शौक था जैसे किसी का पूरा ब्रह्मांड पलट गया हो। मैंने कुछ कहना चाहा। उसने सिर उठाया और अपना फोन मेरे चेहरे के सामने कर दिया। स्क्रीन पर मेरा सेंड बॉक्स खुला था। सबसे ऊपर वाली ईमेल वो मैंने ही उसे भेजी थी। उसका सब्जेक्ट था स्टारलाइट प्रोजेक्ट फाइनल प्लानिंग फाइल्स और डेटा। सेंड करने का टाइम था पिछले बुधवार शाम 4:15 बजे। और ईमेल के अंदर एक शेयर्ड ड्राइव का लिंक भी था। मुझे अभी याद आया, उसकी आवाज एकदम सूखी हुई थी। तुमने कहा था कि तुमने ईमेल भेज दी है। मैंने अभी अपना इनबॉक्स चेक किया, वो वहां थी। तो मैंने उसे घूरते हुए एक एक शब्द चबाते हुए पूछा, तुम इतनी दूर सिर्फ इसलिए मारने आ गई क्योंकि तुम खुद एक ईमेल चेक करना भूल गई थी? सारा का चेहरा देखते ही देखते सफेद से लाल हुआ, लाल से पर्पल हुआ और आखिर में एक अजीब से पत्थर वाले एक्सप्रेशन में बदल गया। उसके होंठ हिले। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। सच बहुत ही अचानक और बहुत ही बेवकूफी भरे अंदाज में सामने आ चुका था। उसका वो दुनिया हिला देने वाला गुस्सा, वो हजारों किलोमीटर दूर मेरा पीछा करना और इस पूरे गांव में खड़ा हुआ तूफान, इन सब की वजह सिर्फ उसकी अपनी एक छोटी सी लापरवाही थी। कमरे में एक भयानक ऑकवर्डनेस फैल गई। मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी। हम दोनों, एक वो इंसान जो बेवजह आधे घंटे आंगन में घुटने टेक कर आया था और दूसरी वो जो पूरे गांव के सामने बिन ब्याही मां बन चुकी थी। हम दोनों बिल्कुल किसी बेवकूफ की तरह लग रहे थे। वो आखिरकार सारा ने चुप्पी तोड़ी।
उसकी आवाज़ मच्छर की आवाज़ से भी धीमी थी। आई एम सॉरी। पिछले 3 सालों में ये पहली बार था जब मैंने उस चुड़ैल बॉस के मुंह से सॉरी शब्द सुना था। अब सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा, मैंने चिढ़कर कहा। बाहर जाकर देखो, मेरी माँ कल पूरे गांव की पंचायत बुलाने वाली है हमारी शादी फिक्स करने के लिए। 88,000 का दहेज और गहने भी तय हो चुके हैं। क्या तुम सगाई की दावत खाकर जाना पसंद करोगी? सारा का चेहरा और लाल हो गया। मैं अभी यहां से चली जाती हूँ। वो उठी और अपना सूटकेस पकड़ने लगी। जाओ, मैंने तंज कसते हुए कहा। एक बार दरवाजे से बाहर कदम रखकर तो देखो, तुम्हारे जाते ही मुझ पर प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को छोड़ने वाले धोखेबाज का ठप्पा पक्का लग जाएगा। मेरी माँ मेरी टांगें तोड़कर हाथ में दे देगी। यकीन नहीं आता तो ट्राई कर लो। सारा वहीं जम गई। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि मामला उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जा चुका है। वो यहाँ एक दबंग बॉस बनकर आई थी और अब वो गांव के मॉरल और इमोशनल जाल में कैद एक कैदी बन चुकी थी। तो अब हम क्या करें? उसने लगभग रोते हुए पूछा। क्या ये सच में वही खूंखार लेडी बॉस थी जो ऑफिस में इंटर्न्स को रुला देती थी? उसे इस तरह डरा हुआ देखकर मेरे अंदर का वो सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। छोड़ो यार, आखिरकार वो भी तो एक शिकार ही थी, अपनी ही बेवकूफ़ी का शिकार, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली। आज रात तुम यहीं सो जाओ। कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं तुम्हें चुपके से बस स्टैंड छोड़ाऊंगा। हम कह देंगे कि कंपनी में बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी और तुम्हें रातों रात जाना पड़ा। बाकी जो होगा मैं संभाल लूंगा। अभी यही एक तरीका बचा है। और तुम्हारा क्या होगा? सारा ने मुझे देखते हुए पूछा। मेरा क्या? मैंने एक कड़वी स्माइल दी। क्या होगा? माँ से एक और कुटाई हो जाएगी। बचपन से पिटता आ रहा हूँ, आदत है। सारा कुछ नहीं बोली। वो बस सिर झुकाए अपनी उन कीचड़ से भरी हाई हील्स को देखती रही। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं कभी घर से भागूंगा तो वो मेरी इसी बॉस सारा के साथ होगा। सुबह के 4:30 बज रहे थे। हर तरफ अंधेरा था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। सिर्फ एकाध मुर्गों की बैंग या कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने दबे पांव अपने कमरे का दरवाजा खोला। सारा मेरे ठीक पीछे थी। उसने अब माँ की बीवी के वो कपड़े वाले जूते पहन लिए थे, उस प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सूट के साथ वो देसी फ्लैट जूते। वो इतनी फनी लग रही थी कि क्या बताऊं। हम उस ट्रॉली बैग को जमीन पर नहीं चला सकते थे, आवाज होती, इसलिए हम दोनों ने उसे दोनों तरफ से हवा में उठा लिया, बिल्कुल किसी चोर की तरह। शुक्र है मेरी माँ और मार्क का परिवार गहरी नींद में था। हम बिना किसी को जगाए चुपचाप आंगन से बाहर निकल आए। गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए सुबह की हवा बहुत ठंडी लग रही थी, जिसमें गीली मिट्टी की महक थी। सारा शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई अंधेरा रास्ता पार कर रही थी। वो डर के मारे मेरे बिल्कुल पीछे पीछे चल रही थी और बार बार पत्थरों से ठोकर खा रही थी। क्या तुम्हारे गांव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। है ना, मैंने आसमान में चांद की तरफ इशारा किया। 100% नेचुरल, बिना किसी पॉल्यूशन वाली लाइट। उसने कोई जवाब नहीं दिया। गांव के बाहर एक पुरानी तिपहिया रिक्शा खड़ी थी। वो मेरे पड़ोसी की थी और मैंने कल ही उससे बात करके उसे मांग लिया था। मैंने सारा का सूटकेस पीछे रखा और रिक्शा स्टार्ट कर दिया। भट 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 भट। उस शांत सुबह में उस इंजन की आवाज किसी बम जैसी लग रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से सारा को बैठने को कहा। कस के पकड़ लेना। मैंने एक्सीलेटर घुमाया और वो रिक्शा धक्के खाती हुई उस कच्ची सड़क पर दौड़ पड़ी। सारा पीछे बैठकर डर के मारे जोर से चीखी और उसने कस के मेरी शर्ट पकड़ ली। मैं महसूस कर सकता था कि वो कौंप रही थी, पता नहीं ठंड से या फिर डर से। हमारे गांव से बस स्टैंड तक का रास्ता आधे घंटे का था। पूरे रास्ते उस इंजन की आवाज के अलावा हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे आसमान में लाली छाने लगी। सुबह की पहली किरणें सड़क के दोनों तरफ के खेतों पर पड़ रही थी। मुझे अचानक ये सब बहुत ही अजीब और फिल्मी लगने लगा। मैं और मेरी वो फीमेल बॉस जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, एक ठंडी सुबह एक खटारा रिक्शे पर बैठकर गांव की सड़कों पर जा रहे हैं, जैसे किसी बहुत ही सस्ती रोमांटिक फिल्म का ओपनिंग सीन चल रहा हो। हम बस स्टैंड पहुंचे। काउंटी जाने वाली पहली बस अभी तक नहीं आई थी। मैंने रिक्शा साइड में लगाई और पास की एक दुकान से उसके लिए एक सोया मिल्क और 2 बंस खरीदे। ये लो, खा लो, गर्म है। उसने वो ली और धीरे से कहा, थैंक यू। वो उस गर्म सोया मिल्क को धीरे धीरे पी रही थी। अब वो कल वाली कॉन्टो से भरी आग उगलती हुई लेडी बॉस नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी आम लड़की लग रही थी जिसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया हो। वो कल जो भी हुआ उसके लिए सच में आई एम वेरी सॉरी। उसने एक बार फिर माफी मांगी। मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। मुसीबत बहुत बड़ी है, मैंने चिढ़ते हुए कहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि घर वापस जाकर अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो तुमने क्या कहने का सोचा है? उसने पूछा। यही कह दूंगा कि तुम्हारा ज़मीर जाग गया। तुमने स्टारलाइट को अबॉर्ट करने का फैसला कर लिया और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। सारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने बन को इतनी जोर से काटा जैसे वो मुझे ही काट रही हो। बस आ गई। मैंने उसका सूटकेस बस में चढ़ाने में मदद की। वो बस के दरवाजे पर खड़ी हुई और मुड़कर मेरी तरफ देखा। रायन वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, वापस जाने के बाद क्या इस बात को चिंता मत करो। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, यह बात ऊपर वाला जानता है, या फिर तुम और मैं कंपनी में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आखिरकार मेरी भी कोई इज्जत है। उसने चैन की सांस ली। उसकी आंखों में थोड़ी सी कृतज्ञता और राहत की भावना थी। तो फिर प्रॉमिस करो। ये कहकर वो मुड़ी और बस में चढ़ गई। मैं वहीं खड़ा देखता रहा जब तक कि वो काली धुआं छोड़ती, बस हिचकोले खाती हुई गली के आखिर में गायब नहीं हो गई।
सुबह की ठंडी हवा चली और मैं कौंप गया। चलो, जो तूफान लेकर आई थी वो तो चली गई। अब वापस जाकर मुझे खुद के कटघरे में खड़ा होना था। मैं अपने रिक्शे पर बैठा, उसे घुमाया और एक बलि के बकरे जैसी फीलिंग के साथ भट 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 करते हुए स्मिथ विले की तरफ वापस चल पड़ा। तू तो बहुत ही बेरहम निकला। हवा को चीरते हुए एक बेलन सीधा मेरी टांग की तरफ आ रहा था। मैं पहले से तैयार था, तुरंत साइड हटकर बच गया। माँ, मेरी बात तो सुनो, मैं बचते हुए चिल्लाया। हाँ, उसकी कंपनी में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी। करोड़ों का प्रोजेक्ट उसके साइन के लिए रुका था। अगर वो नहीं जाती तो पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती। वो भी काम को लेकर मजबूर थी। मैं बस बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था। जितना बड़ा झूठ उतना अच्छा। मुझे क्या पता कौन सा प्रोजेक्ट, लेकिन मेरी माँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो आंगन में मेरे पीछे भाग रही थी। कंपनी का काम मेरे पोते से, मेरा मतलब है हमारी इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं भागते भागते बकवास कर रहा था। उसने कहा कि जैसे ही कंपनी का काम निपट जाएगा और वो सीईओ बन जाएगी तो वो वापस आकर बहुत धूमधाम से मुझसे शादी करेगी और रोल्स रॉयस में मुझे लेने आएगी। आपके लिए एक सोने का हार भी लाएगी। मेरी माँ के भागने की स्पीड थोड़ी कम हो गई। सच में? वो आधी शक और आधी यकीन के साथ बोली। सच में? सोने से भी ज़्यादा सच? मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। उसने कहा है कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। इस जन्म में मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। लेकिन आज के ज़माने की एक इंडिपेंडेंट औरत होने के नाते उसका अपना करियर होना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि आप उसे नीची नज़रों से देखें। ये सारी बकवास तो मुझे खुद भी हजम नहीं हो रही थी, लेकिन कमाल की बात यह थी कि मेरी माँ ने यकीन कर लिया। वो रुक गई, बेलन नीचे फेंक दिया और उनके चेहरे पर कुछ सोचने वाले एक्सप्रेशंस आ गए। सीईओ, क्या ये सरपंच से भी बड़ा होता है? बड़ा, बहुत बड़ा। मैंने तुरंत कहा। सैकड़ों लोगों को संभालती है वो। मेरी माँ ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अचानक गर्व की एक चमक आ गई। मेरे बेटे की पसंद बहुत ऊंची है। ठीक है, अगर वो अपने फ्यूचर के लिए गई है तो मैं उसे दोष नहीं दूंगी। तू भी आगे से उसके साथ अच्छे से पेश आना। एक ऐसा तूफान जिससे घर में वर्ल्ड वॉर हो सकता था, उसे मैंने सीईओ वाले झूठ से जबरदस्ती शांत कर दिया। मैंने एक बहुत लंबी राहत की सांस ली। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे देखकर सारा ने बस अपनी पलकें उठाई, जिसे हेलो माना जा सकता था, और फिर से अपने काम में लग गई। हम दोनों के बीच एक अजीब सी शांति बन गई थी। वो स्मिथविले वाला तूफानी ट्रिप अब एक ऐसा राज बन चुका था जो सिर्फ हम दोनों को पता था, जिसे हमने बहुत ही संभल कर छुपा दिया था। दिन फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आ गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें अब पहले जैसी नहीं थी। सारा अब मुझे जान लेने वाले लगातार कॉल्स नहीं करती थी। जब वो मुझे काम देती तो एकदम क्लियर और पॉइंट टू पॉइंट ईमेल्स में देती थी, 1, 2, 3, 4 करके। मीटिंग्स के दौरान अब वो नाम लेकर मेरी बेइज्जती नहीं करती थी। अगर मेरी पीपीटी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती तो वो मीटिंग के बाद मुझे अलग से मैसेज करके बताती। यहाँ तक कि एक बार पैंट्री में मुझे देखकर उसने खुद आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे बचपन के दोस्त की शादी की मिठाई बहुत अच्छी थी। मैं कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। फिर मुझे याद आया कि मैं गांव से लौटते वक्त उसके लिए एक पैकेट लेकर आया था। मुझे तो लगा था कि वो उसे सीधा डस्टबिन में फेंक देगी। प्रोजेक्ट टीम के सभी लोगों ने सारा में आया ये बदलाव नोटिस कर लिया था। सब लोग छुप छुप कर बातें करते थे। तुम लोगों को नहीं लगता कि बॉस सारा आजकल इंसानों जैसा बर्ताव कर रही है? हाँ यार, अब तो वो डांटती भी नहीं है। मुझे तो अजीब लग रहा है, कहीं उन्हें प्यार तो नहीं हो गया। ये सब सुनकर मैं बस कोने में खड़ा चुपचाप पानी पीता रहता। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे हमेशा लगता था कि सारा का ये बदलाव कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा है। शायद वो चिकन सूप जो वो पी नहीं पाई, वो ब्राउन शुगर का पानी जो उसे जबरदस्ती पीना पड़ा, और वो सुबह 4 बजे वाली रिक्शे की राइड। ये सब उसके लिए सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये सब एक हथौड़े की तरह था जिसने उसके केपीआई और अंधाधुंध मेहनत वाले उस सख्त खोल को तोड़ दिया था और उसे जिंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाया था। एक ऐसी जिंदगी जो छोटी छोटी बातों, गलत फहमियों और गहरे इंसानी रिश्तों से भरी थी। मुझे लगा था कि स्मिथविले वाला किस्सा अब यहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बल्कि मैं तो सारा के साथ इस नए और शांत कलीग वाले रिश्ते को एंजॉय करने लगा था। लेकिन 1 महीने बाद मेरे पास एक डिलीवरी आई। कंपनी के पते पर एक बहुत बड़ा फोम का बॉक्स आया था। भेजने वाली का नाम आंट मैरी था। एड्रेस सिटी के बाहर एक ऑर्गेनिक फार्म का था। मैंने उत्सुकता से उसे खोला। अंदर बहुत ही शानदार तरीके से पैक की हुई ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां थीं। टमाटर, खीरे, लाल पत्ता गोभी, सब एकदम ताज़ा और रसीले, जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि ये बहुत महंगे होंगे। बॉक्स के अंदर एक कार्ड भी था जिस पे बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था, प्यारे रायन, मैंने सारा से तुम्हारे बारे में सुना। मेरे होम टाउन में उसका ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी तुम जैसे नौजवानों को सपोर्ट करती हैं जो अपने करियर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। ये सब्जियां हमारे अपने फार्म की हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है। तुम और सारा इन्हें साथ में खाना। आंट मैरी। मैं वो कार्ड पकड़कर वहीं पत्थर बन गया। आंट मैरी, सारा की माँ, उन्होंने मेरी माँ से क्या कहा होगा? सारा से तुम्हारे बारे में सुना का क्या मतलब है? होम टाउन में उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया का क्या मतलब है? आंटी तुम्हें सपोर्ट करती हैं का क्या मतलब है? मेरा दिमाग फिर से सुन्न हो गया। एक भयानक ख्याल मेरे दिमाग में आया, ये बेवकूफ़ औरत सारा, कहीं इसने अपनी माँ को भी वही स्मिथविले वाली झूठी कहानी तो नहीं सुना दी?
सब्जियों का वो बड़ा सा बॉक्स किसी टाइम बम की तरह उठाकर मैं सीधा सारा के डेस्क पर पहुंचा। सारा उस वक्त हेडफोन लगाकर कुछ सुन रही थी। मुझे अचानक देखकर वो उछल पड़ी। उसने हेडफोन उतारे और मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। क्या कर रहे हो? ऐसे डरा क्यों रहे हो? मैंने वो कार्ड सीधा उसकी टेबल पर पटक दिया। ये सब क्या है? उस कार्ड को देखते ही उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन था जब स्टारलाइट प्रोजेक्ट को बच्चे का नाम समझ लिया गया था। मेरी मेरी माँ। वो हकलाने लगी। मुझे बचाकर बाहर निकाला। मैंने उसे देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा एक्सप्रेशन दूं। खेत में गिरना, टीम बिल्डिंग, ये बहाना मेरी उस सीईओ वाली मंगेतर की कहानी से भी ज्यादा बकवास है। तो फिर तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों लिखा कि वो हमें सपोर्ट करती हैं? मैंने कार्ड उठाया और उन शब्दों की तरफ उंगली दिखाई। सारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरी माँ, उन्हें शायद खुद से कहानियां बनाने की बहुत आदत है। कहानियां बनाना? मैं गुस्से से हंसने लगा। उन्होंने इतनी कहानियां बना ली कि सब्जियां भी घर भिजवा दी। सारा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी में ड्रामा की कमी है जो तुम बार बार मेरे लिए नया तमाशा खड़ा कर देती हो? उसने एक गलती करने वाले बच्चे की तरह अपना सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। मेरी माँ, वो हमेशा मुझे शादी के लिए प्रेशर करती रहती हैं। तो शायद जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। तुमने क्या बढ़ा चढ़ाकर बोला? मैंने बस यही कहा कि तुम भले ही नॉर्मली आलसी दिखते हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम बहुत जिम्मेदार, बहुत अच्छे और केयरिंग हो। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मुझे चक्कर आ रहे थे। स्मिथविले का वो तूफान तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब ये जंग हमारे मोर्चे से निकलकर सीधा दुश्मन के हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी। अब मुझे ना सिर्फ अपनी उस सगी माँ को झेलना था जो मुझे किसी सीईओ का पति मान चुकी है, बल्कि अब मुझे अपनी उस फ्यूचर की सास को भी फेस करना था जो एक ऑर्गेनिक फार्म की मालकिन है। मैंने डेस्क पर रखे उन ताजे पानी से धुले हुए ऑर्गेनिक सब्जियों के बॉक्स को देखा। वो सब्जियां जैसे मुझ पर हंस रही थीं। मेरी जिंदगी पूरी तरह से एक ऐसे अजीबोगरीब गड्ढे में गिर चुकी थी जो सिर्फ गलतफहमियों और इत्तेफाकों से भरा था। और इस सब की सबसे बड़ी मुजरिम मेरे ठीक सामने बैठी थी, जो मुझे अपनी मासूम आंखों से ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, मैं भी तो एक शिकार हूं। आखिरकार मैं वो सब्जियों का बॉक्स वापस नहीं कर पाया, क्योंकि सारा ने कहा कि अगर उसकी माँ को पता चला कि उसने सब्जियां वापस कर दी हैं तो वो सच में कंपनी में आकर मर्डर कर देंगी। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन था। जिस तरह से आंट मैरी खेत में गिरने की बात को सीधा पूरी जिंदगी सौंपने से जोड़ सकती हैं, उस हिसाब से वो और मेरी माँ पक्का एक ही लेवल के खिलाड़ी हैं। तो वो बेशकीमती ऑर्गेनिक सब्जियों का बॉक्स हमारे पूरे डिपार्टमेंट की दोपहर की स्नैक पार्टी बन गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट की सिस्टर झांग अपने हाथ से भी मोटे खीरे को चबाते हुए बोली, रायन, तुम्हारे ये रिश्तेदार करते क्या है? इस खीरे में इतना पानी है, ये तो मेरे इंपोर्टेड खीरों से भी ज्यादा टेस्टी है। मैं बस बेमन से हंसा। हाँ, टेस्ट करना? क्या मेरी खेती बाड़ी की स्किल्स टेस्ट करना? उसने कहा। अपनी बेटी की पसंद टेस्ट करना। मैंने सारा को देखा और अचानक मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी, बहुत ज्यादा थकान। सारा, मैंने एक गहरी सांस ली। क्या हम कोई ऐसा मौका नहीं ढूंढ सकते जहां हम तुम्हारे मम्मी पापा और मेरी माँ को एक साथ बैठाकर सब कुछ साफ साफ बता दें? नहीं, सारा ने तुरंत सिर हिलाया। उसका रिएक्शन बहुत तेज था। बिल्कुल नहीं। अगर मेरी माँ को पता चला कि मैं एक बेकार सी फाइल के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर एक गांव में अकेली पहुंच गई थी और इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, तो वो मेरी टांगें तोड़ देंगी। और अगर तुम्हारी माँ को सच पता चला तो क्या वो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगी? उसकी बात सही थी। अगर मेरी माँ को पता चला कि उनकी फ्यूचर की सीईओ बहू सिर्फ एक बेवकूफ लड़की है जो अपनी ईमेल चेक करना भूल गई थी और मैंने उसे बेवकूफ बनाने में उसका साथ दिया, तो मैं वो मंजर सोच भी नहीं सकता। बेलन से मार पड़ना तो शायद सबसे छोटी सजा होगी। हम दोनों ने अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में खुद को कसकर बांध लिया था। हम उसे खोलना चाहते थे, लेकिन वो रस्सी और भी ज्यादा कसती जा रही थी, जो अब एक पक्की गांठ बन चुकी थी। तो अब तुम क्या चाहती हो? मैंने उससे पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मिन्नतें थीं। तुम बस थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो और मेरे साथ एक डिनर पर चल लो। सिर्फ एक डिनर। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी माँ को साफ साफ बता दूंगी कि हम सिर्फ आम कलीग्स हैं, ताकि वो आगे कोई गलतफहमी ना पालें। उसका वो बेचारी सा चेहरा देखकर पता नहीं क्यों मुझे उसकी वो शक्ल याद आ गई जब वो स्मिथविले में आंटियों के बीच फैंसी हुई कितनी बेबस लग रही थी। मेरा दिल पिघल गया। ठीक है, मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा, सिर्फ एक डिनर। वीकेंड पर मैं अपनी पुरानी खटारा गाड़ी चलाकर सारा को उसके परिवार के ऑर्गेनिक फार्म पर ले गया। फार्म बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। आंट मैरी, यानी मेरी फ्यूचर की सास, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड और वार्म थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ग्रीन हाउस के टमाटरों से लेकर सब कुछ दिखाया। आखिर में बात घूम फिरकर मेरे और सारा पर आ ही गई। प्यारे रायन, हमारी सारा का गुस्सा थोड़ा तेज है और उसके सिर पर हमेशा करियर का भूत सवार रहता है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। आगे से प्लीज उसे थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। मैं सिर्फ अजीब सी स्माइल ही दे सकता था। आंटी, आप कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। ग्रुप लीडर सारा, मेरा मतलब सारा, काम में बहुत तेज है। मैं पूरे खाने के दौरान काउंटर पर बैठा हुआ था। सारा ने मुझे जो सफाई देने का प्रॉमिस किया था वो उसने किया ही नहीं। हर बार जब भी मैं बात को हम सिर्फ कलीग्स हैं की तरफ ले जाने की कोशिश करता तो आंट मैरी बीच में बोल पड़ती, रायन, ये मछली खाओ, हमारे अपने तालाब की है। खाना खत्म होने के बाद आंट मैरी मुझे अकेले में ले गई और मुझे एक बहुत मोटा सा लिफाफा दिया। प्यारे रायन, ये आंटी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे रख लो। मैं डर गया और जल्दी से मना किया। आंटी,
मैं ये नहीं ले सकता और रख लो। आंट मैरी ने जबरदस्ती वो लिफाफा मेरी जेब में ठोंस दिया। इसका पासवर्ड सारा का बर्थडे है, आज से सारा की जिम्मेदारी तुम्हारी। वो मोटा लिफाफा पकड़े हुए उस फार्म में डूबते सूरज के सामने खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बिकने वाला लड़का हूँ जिसे पैसे देकर खरीदा गया है। सारा मेरे पास आई। मेरे हाथ में वो लाल लिफाफा देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरी माँ, कुछ मत बोलो, मैंने उसे टोक दिया। मेरा शरीर और दिमाग दोनों थक चुके थे। मैं थक गया हूँ, मुझे वापस ले चलो। लौटते वक्त कार में एकदम सन्नाटा था। शहर के करीब पहुंचते ही मैंने वो लिफाफा उसकी तरफ उछाल दिया। तुम्हारी माँ का गिफ्ट है, तुम ही रखो। उसने नहीं लिया। वो लिफाफा सीट पर गिर गया। रायन, वो अचानक बोली, आई एम सॉरी। आज के दिन में ये तीसरी बार है जब तुमने मुझे आई एम सॉरी बोला है। मैं सच कह रही हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत सीरियस थीं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है। चलो अच्छा है, तुम्हें पता तो है। लेकिन वो थोड़ी रुकी। मुझे नहीं पता कि मैं इस सबको कैसे ठीक करूं। मुझे भी नहीं पता। मैंने कार सड़क के किनारे रोकी और बाहर गाड़ियों की भीड़ को देखने लगा। सारा, मैंने कहा, क्यों ना हम इस गलती को अपनी किस्मत मान लें। ये बोलने के बाद मैं खुद ही सन्न रह गया। क्या मैं पागल हो गया हूं? सारा भी सन्न रह गई। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। कार में इतनी शांति थी कि हम एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। मेरे दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई। मैंने उसे देखा, स्ट्रीट लाइट की उस हल्की हल्की रोशनी में। उसका चेहरा अब ऑफिस वाली उस खड़ूस बॉस जैसा नहीं लग रहा था। सच कहूं तो वो थोड़ी सी खूबसूरत भी लग रही थी। क्रेडिट्स 1 साल बाद स्मिथविले। मेरे घर के आंगन में 20 टेबल लगे थे और एक बहुत बड़ी दावत चल रही थी। मैं एक कड़क सूट पहने हुए था। छाती पर दूल्हे वाला लाल फूल लगा था और हर टेबल पर जाकर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। सारा एक चमकता हुआ लाल जोड़ा पहने मेरे हाथों में हाथ डाले खड़ी थी और उसकी मुस्कान आसमान के सूरज से भी ज्यादा खिल रही थी। मेरी माँ और आंट मैरी एक ही टेबल पर बैठी थीं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। समधन जी, देखा, मैंने कहा था ना, ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी नजर सच में बहुत तेज है, जो पहली ही बार में हमारी सारा को पहचान लिया। मार्क मेरे पास आया और आंख मारते हुए मुझे कोहनी मारी। क्या बात है रायन, आखिरकार स्टारलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च हो ही गया। मैंने उसे घूर कर देखा और इग्नोर कर दिया। सब मेहमानों से मिलने के बाद मैं सारा को एक खाली कोने में ले गया। मेरी तो जान निकल गई। मैंने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? वो मुस्कुराई और मेरे सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। हाँ यार, एक बात याद आई। मैंने पूछा, तुमने उस दिन अपनी माँ से आखिर ऐसा क्या कहा था जो वो मेरे लिए इतनी पक्की हो गई? सारा का चेहरा अचानक लाल हो गया। वो मेरे कान के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, मेरी माँ ने उस दिन मेरा फोन चेक कर लिया था। उन्होंने उन्होंने वो मैसेज देख लिया था जो तुमने अपनी माँ को भेजा था। मैंने तुम्हारी माँ को मैसेज भेजा था। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज था। मैंने कब? मेरी आवाज़ अचानक मेरे गले में ही अटक गई। मुझे याद आ गया, जिस दिन मैंने सारा को स्मिथविले से वापस भेजा था, उसके अगले दिन अपनी माँ को शांत करने के लिए मैंने मेरी माँ के फ़ोन से सारा का टोन कॉपी करके मेरी माँ को ही एक मैसेज किया था, जिसमें लिखा था, आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, कंपनी में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। आप चिंता मत कीजिए, मैं रायन से बहुत प्यार करती हूँ और इस जन्म में उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूँगी। जैसे ही मैं CEO बन जाऊँगी, मैं वापस आकर बहुत धूमधाम से उससे शादी करूँगी। और सारा की माँ ने ठीक यही मैसेज पढ़ लिया था। एक अनजान नंबर से उनके फ्यूचर दामाद की माँ को भेजा गया। इतना गहरा और प्यार भरा मैसेज। मैंने सारा के चेहरे को देखा, जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, और मुझे सब कुछ समझ आ गया, शुरू से लेकर आखिर तक। सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं ही था